दोस्तों वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2021 पर हम चर्चा कर रहे हैं और पिछली कक्षा में जो है हमने पंचायती राज के बारे में अध्ययन किया। तो इस कक्षा में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंचायती राज से ही आगे जो हमारी पंचायत समितियां हैं उनके भवनों से रिलेटेड, इसके अलावा जो कुछ योजनाएं चल रही है विकास कार्यों की उनके बारे में, सड़क संरचना कैसी है ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्युत और रूड़ा, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 का टेस्ट सीरीज भी मैंने चला रखा है आप सभी के लिए। मात्र 99 रुपीज़ का ये टेस्ट सीरीज है और ये आपको समग्र तैयारी का मौका देता है। तो यहाँ से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओगे और ये देख पाओगे आपने कितना रिटेन किया। आप कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस केवल हिंदी में है और डिस्क्रिप्शन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। आप हर बार टेस्ट दीजिए क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू प्रैक्टिस है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें उतनी ही बेहतर हो जाएगी आपकी। तो कम से कम 4 या 5 बार आप हर टेस्ट को दे लें एक के बाद एक, तो मान के चलिए कि परीक्षा में आप इन प्रश्नों को बिल्कुल सही कर पाओगे। चलिए, तो हमने पिछली कक्षा में इन पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ में। ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये 2015 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसको लागू किया जा रहा है। दरअसल ये उस प्लानिंग को तैयार करने की बात करती है जिसके हिसाब से हम अपनी ग्राम पंचायत को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो हर एक ग्राम पंचायत को अपना हर साल का प्लान बनाकर देना पड़ता है। ये प्लान जो है ग्राम पंचायत बनाती है और ग्राम सभा से प्रस्ताव लेकर के तैयार करती है। हालांकि ग्राम सभा जैसी कोई चीज़ मैंने आज तक गाँव में नहीं देखी है। यहाँ तक कि पंचों की भी बैठक कब होती है और कब नहीं होती इसका भी पता नहीं चल पाता है। गाँव की वास्तविकता तो यही है, ठीक है। तो राजस्थान ने अपनी योजना आपनो विकास इस नाम से एक निर्देशिका जो है वो तैयार की है जिसके आधार पर इस ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना है। ये जो ग्राम पंचायत विकास योजना है इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उस पर अपलोड करने का काम भी किया जाना पड़ता है। तो हर साल जो है गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है। 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। अब इस साल की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 2021-22 की विकेंद्रीकृत सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सभी राज्यों में जन योजना अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक। लेकिन ये चला था और कब चल के कब खत्म हो गया इसका भी पता नहीं चला। इस अवधि में मैं भी अपने गांव ही था, लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसी कोई योजना मैंने देखी नहीं। और इसका उद्देश्य था सबकी योजना सबका विकास, ठीक है। जो अभियान का नाम क्या है? सबकी योजना सबका विकास। तो राजस्थान में तो क्या नाम था? अपनी योजना अपना विकास, और यहाँ पर है सबकी योजना सबका विकास। कब चलाया? 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक। इस अभियान के तहत लोगों की भागीदारी, आवश्यकताओं की पहचान करके, मतलब इनका कहने का मतलब है कि लोगों से पूछा गया कि वो क्या क्या चाहते हैं, किधर नाली का निर्माण चाहते हैं, किधर सड़क का निर्माण चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसके बाद इसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया। तो हमको बस याद रखना है कि ग्राम पंचायत विकास योजना तो गांव का विकास जो करना है उसके लिए जो डिटेल्ड प्लान बनाना है उस प्लान के निर्माण को दर्शाता है। ग्राम सभा से इसका अनुमोदन करवाना और इसको अपलोड करना ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। स्वराज, स्वराज का मतलब होता है अपना राज, और गाँव में अपना राज आएगा ग्राम पंचायत से। अगर ग्राम पंचायत सशक्त होंगी तो ही ये आएगा। अब चुनाव तो होते हैं लेकिन ग्राम पंचायत को सशक्त होने के लिए एक और चीज़ चाहिए, इसके जो कार्मिक हैं वो बढ़िया तरीके से काम करें। और कार्मिक बढ़िया तरीके से काम कब करेंगे? जब ये ट्रेंड होंगे, ठीक है। तो ट्रेंड कार्मिक बनाने के लिए उन कार्मिकों को क्षमता संवर्धन, आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य और प्रशिक्षण, ये जरूरी है। और यही काम होता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वराज लाना है तो ग्राम पंचायत मजबूत हो, ग्राम पंचायत मजबूत करनी है तो कार्मिक सही ढंग से काम करे, और कार्मिक सही ढंग से काम करेंगे जब वे ट्रेंड होंगे। याद कर लो, बस इतना सही तो है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? कार्मिकों के प्रशिक्षण से जुड़ा है पंचायती राज के लिए। वित्तीय प्रावधान 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। हर जगह लगभग यही अनुपात होता है, 60:40, ठीक है। चलिए,
इसके बाद नेक्स्ट आता है विलेज मास्टर प्लान। अब बात आती है गांव जो है उसका मास्टर प्लान बनाना, मतलब गांव में कौन सी जगह क्या होगा, कहाँ पर खेल सुविधा होगी, कहाँ पर पार्क होगा, कहाँ स्कूल होगा, कहाँ पर हॉस्पिटल होगा। तो भविष्य को देखते हुए गांव की जनसंख्या जो आगे आने वाले समय में होगी उसको देखते हुए भूमि की आवश्यकता के आकलन का एक मास्टर प्लान, जैसे कि शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाती है, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसने जेडीए का अपना अर्बन डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रख के मास्टर प्लान बनाने की बात कही गई है। ठीक है, ये मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा, क्योंकि भूमि पर अधिकार है राजस्व विभाग के पास और जो योजनाएं लागू की जाती है वो पंचायती राज विभाग के अधीन होती है। तो दोनों मिलकर के और ये मास्टर प्लान तैयार करेंगे। जनप्रतिनिधि और अन्य नागरिकों को भी उनके सुझावों के लिए आमंत्रित किया जाता है, हालांकि मैंने कहीं देखा नहीं है अभी। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की बैठक में प्लान को मंजूरी दी जाती है और फिर ग्राम सभा अनुमोदित करती है। प्लान की पूर्ण जानकारी के साथ साथ प्रगति ई पंचायत पोर्टल पर, अब देखो ग्राम पंचायत विकास योजना को तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिया जा रहा है। ठीक है, देखो ग्राम पंचायत विकास योजना का तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिया जा रहा है और जो विलेज मास्टर प्लान है इसको ई पंचायत पोर्टल पर डाला जा रहा है। ठीक है, अभी राज्य के जो समस्त 46,106 गांव, अब देखो अपने राज्य के कितने गांव बताए हैं इसमें 46,106, तो पूछ सकता है तो हमारे यहाँ पर कितने गांव बताए जा रहे हैं एज पर इकोनॉमिक रिव्यू 46,106। ठीक है, और कितने गांवों में हो चुका है 41,597। तो ये आंकड़ा भी याद कर लो, 46,106 गांव बताए गए हैं एज पर इकोनॉमिक रिव्यू। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गांवों की कुल संख्या कितनी है, आ जाता है कई बार छोटे एग्जाम्स में भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, विलेज मास्टर प्लान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राम पंचायत भवन निर्माण। अब जो मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना वो क्रमशः ग्राम पंचायत पे और पंचायत समिति पे भवन निर्माण से जुड़े हैं। तो हर गांव में जो नए गांव खास करके जिनमें ग्राम पंचायतें विकसित हो रही है वहां पर भवनों के निर्माण के लिए कम से कम 5 बीघा में भवन होना चाहिए और उसमें लगभग सारी सुविधाएं वहीं पर होनी चाहिए। 5 बीघा बहुत बड़ा लैंड होता है, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है 4 बीघा, मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 4 बीघा इसको आप मान के चलें और 1 बीघा में होता है 20 बिस्वा। अब कच्चा और पक्का अलग अलग तरीके से होता है, तो जो डोंडाड़ एरिया है वहाँ पर 20 बिस्वा इसको माना जाता है पक्का। ठीक है, चलिए तो ये जो है 5 बीघा में कम से कम होना चाहिए और इनके लिए लगभग 50 लाख रुपए की संभावित लागत भी बताई गई है। ज़्यादातर ये भवन बनेंगे कहाँ पर, नई ग्राम पंचायतों में। तो 2014 में नई ग्राम पंचायतें जुड़ी थी 723 नवीन ग्राम पंचायतों की संख्या। 723 ग्राम पंचायतों में से 685 ग्राम पंचायतों के लिए भूमि आवंटन हो चुका है। इसको आगे देखें तो 2019 में जुड़ी नई 1456। बस इतना सा याद कर लो, बाकी आपको ये बाकी और कोई चीज़ याद नहीं करनी है, टाइम वेस्ट होगा आपका। बस आप ये ध्यान रखो 723 तो 2014 में और 1456 2019 में। चलिए फिर आता है पंचायत समिति के भवनों का निर्माण। पंचायत समिति के भवनों की बात करें तो 2014 में 47 और 2019 में 57 पंचायत समितियों का गठन हुआ। 200 लाख मतलब 2 करोड़ रुपए यहाँ पर भवनों के लिए प्रावधान किया गया है सरकार की तरफ से और अनुमानित लागत लगभग 250 से 300 लाख है, मतलब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक। तो उनके लिए अन्य विभागों की योजनाओं से पैसा जुटाया जा रहा है। एक और जो योजना है वो है अंबेडकर भवन। तो अंबेडकर भवन, ये अंबेडकर भवन कहाँ बनेंगे, ये भी पंचायत समिति पर ही बनेंगे। तो ऐसी पंचायत समितियां जो अगर नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका मुख्यालय पर है उनको तो छोड़ दिया जाएगा। कौन सी बजट घोषणा है 2019-20। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस योजना को किस बजट की घोषणा में लागू किया गया था, तो उस हिसाब से आप याद करें। तो बजट घोषणा जो अपनी 2019-20 की है, इस बजट घोषणा के अनुसार जो है हमारे यहाँ पर तीनों नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के मुख्यालय वाली जो पंचायतें हैं उनको छोड़ करके, पंचायत समितियों को छोड़ करके बाकी सब पर अंबेडकर भवन बनाया जाना है। और इसीलिए कुल 146 पंचायत समितियां जो है उनके मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनेगा। कितनी, 146। तो अंबेडकर भवन बनेंगे 146 पंचायत समितियों पर। 2019-20 के बजट में इसके बारे में चर्चा की गई है। अंबेडकर भवन की अनुमानित लागत बताई गई है 55 लाख और
121 भवनों के लिए भूमि भी चिन्हित हो चुकी है। तो 146 अंबेडकर भवन हमारे यहाँ बनेंगे। ये पूरा का पूरा मैटर मैंने पिछले साल भी आपको पढ़ाया है और यही इस बार कोई चेंजेस इसमें मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा, कई छात्र जो है सोच रहे होंगे सर अभी कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, डेट नहीं आई और ऐसा नहीं हुआ। तो आप लगे रहिए बस। जो छात्र इस तरह सोच रहे हैं ना, वो वैसे ही आपसे 2 कदम पीछे हो गए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपए, प्रत्येक पंचायत समिति को 1.5 लाख और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50,000 रुपये व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण और कोरोना योद्धाओं को मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, मैनुअल स्प्रे मशीन, खाने के पैकेट, सूखे राशन के पैकेट वितरित किए गए और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी हुआ। हालांकि निचले लेवल पर ये कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादातर राशि जो है वो कहीं ना कहीं काम में आ गई। ठीक है, 22 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत से रोजगार छोड़ करके प्रवासी श्रमिक वापस आ गए और इनके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। मैंने बताया था आपको 6 राज्यों में ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान पिछले वर्ष जो है शुरू किया गया सरकार के द्वारा 2020 में, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन की घोषणा हुई, ताकि इन लोगों को रोजगार मिले और 48 लाख से ज़्यादा मानव दिवस का रोजगार हमारे यहाँ पर सृजित किया गया है। नेक्स्ट, हमारी जो योजना ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है पंचायती राज के अधीन, वो है राजीव गांधी जल संचय योजना। दरअसल जो हमारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पहले चलता था, ठीक है, एमजेएसए, उसके स्थान पर, क्योंकि एमजेएसए पर प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है मेंस परीक्षा में, तो राजीव गांधी जल संचय योजना पर भी नया प्रश्न आपको मिल सकता है। सेम टू सेम वही योजना है। एमजेएसए को फिर भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। राजीव गांधी का तो कहीं पर कोई मॉनिटरिंग अभी तक दिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, योजना है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो राजस्थान में भू जल उपलब्धता के गिरते स्तर और 12 मासी जल प्रवाह की कमी की वजह से जो स्थिति बिगड़ रही है, उसको देखते हुए ये राजीव गांधी जल संचय योजना लागू की गई है, ताकि अधिकतम वर्षा जल का संचयन हो सके, जल संरक्षण हो सके और सही तरीके से हमारे जो उपलब्ध स्रोत है उनका विवेकपूर्ण उपयोग हो। इसी के लिए जो है, और इसके साथ साथ राज्य में भूजल और खेती योग्य क्षेत्र की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। 20 अगस्त 2019 से 20 अगस्त राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, तो इस दिन से इसको शुरू किया गया है। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉक के लगभग 400 गांवों में किया गया है। ठीक है, प्रथम फेज की निर्धारित कार्य अवधि 2 वर्ष मानी गई है, तो 2021 तक, 20 अगस्त अब ये खत्म होने वाला है, तो 20 अगस्त 2021 तक ये पहला चरण इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में और भी चरण आगे से आगे आते रहेंगे। तो क्या क्या है, 20 अगस्त 2019 को शुरू किया। 33 जिलों के 295 ब्लॉक के 4000 गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। काम क्या क्या करने हैं, उद्देश्य क्या है, पानी की कमी को दूर करना, जल का संरक्षण करना, ठीक है, इसके अलावा जल का संचयन करना, जो हमारे उपलब्ध संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये सारे इसके उद्देश्य रखे गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर शेड कंपोनेंट। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक भाग है जो जल संभर क्षेत्र है उसका विकास करना, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इसको कहा जाता है। इसे 2009-10 में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया, ताकि जल ग्रहण क्षेत्र जो हैं उनका विकास करके और भूमि के उपचार को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि देखो, भूमि में जितना पानी की वृद्धि होगी ना, उतनी ही हमारी ऊपरी परत में जो साल्ट्स हैं उनकी कमी होगी। साल्ट्स की कमी होने से ज़मीन बेहतर होगी, पीने योग्य बेहतर पानी भी मिल पाएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वर्तमान में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। पहले ये इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से 2009-10 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कंपोनेंट के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामीण आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले ग्रामीण सड़कों पर बात करेंगे, फिर बिजली पर बात करेंगे। तो गाँव में दोस्तों सड़कें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे गाँवों के लिए आवश्यक है कनेक्टिविटी बढ़े, ताकि लोग तीव्र गति से अपने गाँव तक पहुँच पाएँ, गाँव में रोजगार की व्यवस्था हो सके। क्योंकि जहाँ पर अभिगम्यता अच्छी होती है ना, मोबिलिटी, ठीक है, तो उस जगह पर डेवलपमेंट की ज़्यादा प्रोग्रेस जो है संभावनाएं होती है। इसीलिए चूंकि 15 से 40% की कमी आ जाती है यदि अच्छी सड़कें हो तो।
वाहन के परिचालन में भी। तो राजस्थान में भी सड़कें बनाई जा रही है और 31/3/2019 तक की स्थिति की मैं बात करूं तो राजस्थान में ग्रामीण सड़कें, देखो अब ये केवल ग्रामीण सड़कों की बात कर रहा हूं मैं पूरी ओवरऑल सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल सड़कों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल सड़कों पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारे अवसंरचनात्मक विकास पर जब हम चर्चा करेंगे वहाँ पर उस पर बात कर लेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया और इन पर बात करते समय। तो ग्रामीण सड़कों में आपके कुल मिलाकर के 1,80,000 किलोमीटर की सड़कें हैं और इनमें से 1,39,623 डामर की हैं। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है ग्रेवल 36,000 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आता है मौसमी सड़कें 2,678 किलोमीटर और 1,692 मेटल सड़कें जो है इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से देखो, मैंने आपको पहले अभी पीछे बताया था कि जो हमारे टोटल राजस्व ग्रामों की संख्या है वो कितनी बताई मैंने, 46,106 यहाँ पर राज्य के समस्त गांवों की। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक और आंकड़ा आ गया हमारे पास कि राज्य में आबाद ग्राम कितने हैं। आबाद ग्राम मतलब जहाँ जनसंख्या बसती हो। तो जनगणना 2011 के अनुसार संख्या थी 43,264, लेकिन हमने जो डेटा लिया था वो था वहाँ लेटेस्ट, ठीक है। तो ये 43,264 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और उसके बाद तो लगभग 10 साल निकल चुके हैं, नई जनगणना का समय आ गया है। तो एक्चुअल अभी जो डेटा है वो है 46,106। अगर आपसे पूछे 2011 के हिसाब से तो आप बता देना कि 43,264 है। अगर आपसे पूछता है वर्तमान तो बता देना 46,106, ठीक है। चलिए अब आती है प्रतिशत की बात कि गाँव में जो सड़कें हैं उनका प्रतिशत। तो अगर 1,000 से ज़्यादा आबादी के गांव है तो उनमें 99.38% गाँवों को कवरअप कर लिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। 500 से लेकर के 1000 तक की जनसंख्या वाले 94.36% गाँव कवर हो चुके हैं। 250 से 250 तक 500 तक के 80% गाँव कवर हो चुके हैं। 100 से 250 के 50% गाँव कवर हो चुके हैं और 100 से कम के लगभग 1/3 गाँव अर्थात 36.62% गाँव कवर हो चुके हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाँव में 86% गाँवों को अब तक सड़कों से जोड़ दिया गया है। समझ गए? ओवरऑल हमारे जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो गाँव हैं उनका 86.98% मतलब 87% कवरअप हो चुका है। 100 से कम के 2/3 हैं, 100 से 250 के आधे गाँव हैं, 250 से 500 के चौथा हिस्सा पूरा हो चुका है 5 में से, और 500 से 1000 के गाँवों में 95% गाँव जुड़ गए और 1000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले लगभग 100% अर्थात 99.38% गाँव सड़कों से जुड़ चुके हैं। ये डेटा भी याद करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि वाल टू वाल विकास पथ का निर्माण हो रहा है। पहले गौरव पथ नाम था, अब इसको जो है ना विकास पथ कह दिया है। तो 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस तरह से वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। तो यही गौरव पथ का नाम, ये सीसी रोड, ये दोनों गौरव पथ का नाम अब विकास पथ रख दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में जो है ये सड़कों का निर्माण इसमें किया जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें तो गाँव में जो है 43,199 गाँव अब तक विद्युतीकृत हो चुके हैं दिसंबर 2020 तक, और 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, ठीक है। और कृषि कनेक्शनों की बात करें तो दिसंबर 2020 तक 30,711 कृषि कनेक्शन भी जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94 लाख के करीब परिवारों को अब तक विद्युत कनेक्शन दे दिए गए हैं। तो 43,139 गाँव दिसंबर 2020 तक कनेक्शन आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, विद्युतीकृत हो चुके हैं। अब विद्युतीकरण को किस तरह से मापा जाता है ये बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर हम विद्युतीकरण वाले पोर्शन में चर्चा कर लेंगे। अंतिम हमारा टॉपिक आता है गाँवों के अंदर गैर कृषि कार्यों का डेवलपमेंट करना। तो इस काम के लिए 5 नंबर का प्रश्न वाला एक आपका टॉपिक आ गया है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। अभी तक इस पर प्रश्न नहीं आया है, रिको पर और इन चीज़ों पर प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन रूडा पर प्रश्न नहीं आया है, तो यहाँ से प्रश्न की संभावना बनती है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा के नाम से जो है बनाया गया है, और इसकी स्थापना नवंबर 1995 में स्वतंत्र रूप से एक संस्थान के रूप में की गई थी। इसका काम है जो ग्रामीण क्षेत्र के दस्तकार परिवार हैं जो अपने हाथ का धंधा करते हैं, ठीक है, उनको एक परमानेंट एक आजीविका देना, परमानेंट एक उनको
लिवेबल आजीविका उनको देना, ये इनका काम है। और इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, इन लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं, टेक्निक की, प्रशिक्षण की, इनके उत्पादों के विकास के लिए, इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए और बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए। इनमें ज़्यादातर दस्तकार हैं, बुनकर हो गए, कुंभकार हो गए या मूर्तिकार जो हैं उनको जोड़ा जा रहा है। रूडा के इन क्रियाकलापों का प्रभाव राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य में बहुत पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है कई लोगों के पास ना तो कृषिगत भूमि है, ठीक है, ना ही सही रोजगार उपलब्ध है। इसके अलावा ये क्या करती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी कई जो प्रदर्शनियाँ होती है वहाँ पर भी इन रोजगार जो जितने भी उत्पाद होते हैं उनको ले जाने का काम भी करती है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो होते हैं उसके लिए रजिस्ट्री है हमारे चेन्नई में। वहाँ पर किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पाद को उस क्षेत्र की पहचान प्रदान की जाती है और बौद्धिक संपदा का संरक्षण किया जाता है। हमारे यहाँ पर पोखरण पोट्री जैसलमेर की है, जिसको नवीनतम जो है 2019 में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेर एवं बगरू, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी चीज़ें जो है उनको भी जीआई भौगोलिक संकेतक या पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। जीआई टैग की आप पूरी लिस्ट जीआई टैग की जो वेबसाइट है इंडिया की उस पर देख सकते हैं। वहाँ पर राजस्थान को किस किस में मिल रखा है वो भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। रूडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां करता है, चमड़ा का क्षेत्र, ऊन एवं वस्त्र का क्षेत्र और लघु खनिज। लघु खनिज मतलब छोटे छोटे जो माणिक मोतियों पर इन पर जो काम करते हैं वो चीज़ भी इसमें सम्मिलित है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी कक्षा पूरी। इस कक्षा में हमने आज ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर के गाँव में चलने वाली विकास योजनाएं जो है ग्रामीण पंचायती राज के अंतर्गत उन पर चर्चा कर लिया, ठीक है। गाँव में सड़कों पर चर्चा कर ली और रूडा जो है उस पर भी चर्चा कर ली। रूडा 1995 में स्थापित की गई है और इसका काम है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हाथ के कारीगर हैं उनको मदद करना, टेक्निकली अपग्रेड करना, उनको मार्केट उपलब्ध कराना। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का, लाभ उठाइए। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका इकोनॉमिक रिव्यू की टेस्ट सीरीज है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जिसको करके निश्चित रूप से आप खुद ये महसूस करेंगे कि इस तरह की टेस्ट सीरीज से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती है। तो विदा लेता हूँ आपसे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।